मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। 12 साल का वर्ष इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं। और हमारे साथ देखिए उन्हीं की सरकार में पूरे 12 साल मंत्री रहे किरण रिजिजू जी हैं। रिजिजू जी, आपका स्वागत है। आप उन गिने चुने मंत्रियों में से हैं इस सरकार के जिन्होंने 12 साल तक काम किया है और आपने अलग अलग मंत्रालयों में सर्व किया। इस समय आपके पास संसदीय कार्य मंत्रालय भी है, अल्पसंख्यक मंत्रालय भी। हम इनसे जुड़े आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें 2 तस्वीरें दिखाई गई। एक तस्वीर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन जब गुजर रही है तो ट्रेन में किस तरह से लोग साफ़ सफाई रख रहे हैं और अपने कचरे को अलग पॉलीथीन को टांगकर उसी में डाल रहे हैं बजाय इसके इधर-उधर फेंकने के। और दूसरी तस्वीर दिल्ली के कुछ इलाकों की दिखाई गई, वहाँ पर गंदगी लोग किस तरह से फैला रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब उसको साझा किया, पसंद किया, लेकिन आप उसके ज़रिए कहना क्या चाह रहे थे? वीडियो मैंने नहीं बनाया, वो किसी और ने बनाया, तो मैंने उसको पिकअप करके कहा कि जिन्होंने भी वीडियो बनाया है बहुत अच्छा बनाया, मैं सहमत हूँ। नॉर्थ ईस्ट में सफाई को लेकर के जागरूकता बाकी देश के और जो राज्य है उनके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल सब जगह ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जगह जो है साफ़ है। और जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था तो उस समय पूरा देश में एक माहौल अच्छा बना है, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उसको मजाक उड़ाना शुरू किया। जैसे कि कुछ अपोजिशन पार्टी है, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया लेकिन देखो कोने में नाला में गंदा है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपका घर के बाहर जो नाला है अगर वो गंदा है तो वो साफ वहाँ के रहने वाले को करना है कि प्रधानमंत्री जी को आके करना है? प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, लीडरशिप देने के लिए अपील किया है। तो इसलिए मेरा कहना ये था कि कोई भी स्कीम, चाहे विकास का हो या कोई भी सोशल अवेयरनेस कैंपेन हो, सब मिलकर के साथ देना चाहिए। ये बेसिकली एक मैसेज था। और मैं पूर्वोत्तर से आता हूँ, हमारा वहाँ सफाई का काम ज़्यादा अच्छा चलता है, तो मैं एक संदेश देना चाहता था कि पूरा देश साफ होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब हम 12 साल पे वापस लौटते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के दोनों के कार्यकाल में अब प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री हो गए। दोनों के कार्यकाल में बेसिक अंतर, मूलभूत अंतर क्या देखते हैं? बहुत अंतर है। जब देश को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय 5 ईयर प्लानिंग करके देश के लिए काम करना शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से लेकर के आगे जितने भी कांग्रेस और बाकी जितने भी सरकारें आए हैं, गैर सरकारी कांग्रेस भी आए हैं, उसमें 5 ईयर प्लानिंग को तवज्जो दिया गया था। और फिर देश अपना आप गति जो है जैसे भी हो चलते रहा। लक्ष्य नहीं था, टारगेट नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। जब आप कहीं भी जाता है जर्नी में भी तो लक्ष्य तो होना पड़ेगा, डेस्टिनेशन होना पड़ेगा। तो मोदी जी ने जो 2014 के बाद, लेकिन योजना आयोग बना तो योजना आयोग तो लक्ष्य ही बनाता था ना? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 5 साल का होता है। 5 ईयर प्लानिंग ही हमारा सिस्टम था। तो मोदी जी ने उसको बदलते हुए 2047 में विकसित भारत बनना है, उन्होंने टारगेट लक्ष्य रखा। तो आप सोचिए कि इतने सालों तक भारत गरीब क्यों बना रहा। हमारे साथ में काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं सबने आज़ादी प्राप्त किया और सब आगे बढ़ा। कई राष्ट्र बिल्कुल वो अपने ओर से संपन्न कह सकते हैं या विकसित बोल सकते हैं, विकसित राष्ट्र बने। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भी ओवरऑल जीडीपी जो है विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया क्योंकि लक्ष्य नहीं था। तो आप ये कह रहे हैं कि 5 साल की सरकार होती थी, 5 साल की योजना बना ली जाती थी, उसके बाद अगला देखेंगे। ये चिंता नहीं थी कि 20 साल बाद देश कहाँ होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा। हर काम मोदी जी का, चाहे वो जन धन हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, चाहे डिजिटल इंडिया का कैंपेन हो, चाहे फिट इंडिया खेलो इंडिया हो,
हर चीज़ जितना भी सरकारी कार्यक्रम जो जन अभियान चलाया वो विकसित भारत बनाने के लिए ही चलाया गया है। तो हमारा लक्ष्य है कि जब भारत 100 साल पूरा करेगा आज़ादी का तो विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो अगर टारगेट उस समय रखते हैं नेहरू जी के ज़माने में या कांग्रेस के ज़माने में, तो जब टारगेट रखता था आदमी उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। तो विज़न, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक्चुअल जो विज़न है, सपना है, वो न्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मैं उनके साथ शुरू से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कितना लगन और कितना अच्छा सोच के साथ मोदी जी ये लक्ष्य रखा है और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अब अर्थव्यवस्था पे आ जाते हैं। देखिए, कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था, कोविड से पहले की अर्थव्यवस्था और कोविड के समय की एक बड़ा ज़बरदस्त एक ग्रोथ देखा गया और दुनिया भर की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने भारत को एक सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया। लेकिन आज ही आरबीआई के आंकड़े आए, उन्होंने 6.9 से जीडीपी ग्रोथ घटाकर 6.6 कर दी है। बड़ी चुनौती है, अर्थव्यवस्था ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ से आगे का रास्ता तय करना है। क्या रोड मैप होने वाला है? ये दुर्भाग्य की बात है कि कोविड भी हमारे समय में आया है और ये वेस्ट एशिया क्राइसिस, यूक्रेन लड़ाई, सब ये मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। उस ज़माने में जब नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का हमारा साथ कोई आर्थिक कोई तालमेल भी नहीं था, कोई संबंध भी नहीं था ज़्यादा कुछ, तब भी नेहरू जी कहते थे कि अगर वहाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया लड़ाई है तो उसका असर होता है यहाँ। अभी तो ग्लोबल विलेज की तरफ से सारा दुनिया कनेक्टेड है। जब यूक्रेन लड़ाई हुआ, गाज़ा में इजराइल का साथ जब गतिविधि हुआ, फिर ये पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका का साथ जो लड़ाई हुई, उससे बहुत प्रभाव इसलिए हुआ कि हमारा 80% तेल और जो गैस है वो तो वहीं से आते हैं। वो हमारा गलती से नहीं, लेकिन किसी और का पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी राष्ट्रों में जो भी गतिविधि होता है तो उसका असर तो होता ही है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद हो जाने से सीधा सीधा हमारा ऑयल इंपोर्ट पे नुकसान हुआ है, तो उसका तो प्रभाव होगा ही। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब कोई आपातकालीन होता है, चाहे घर के अंदर या बाहर कोई लड़ाई होता है, कोई क्राइसिस होता है, उस समय देश को एक साथ खड़ा होना होता है। उसमें भी विपक्ष राजनीति करते हैं। तो चाहे यूक्रेन का लड़ाई हो, यूक्रेन रशिया के बीच में हो, चाहे इजराइल गाज़ा हिजबुल्लाह में और हमास के बीच में जो वहाँ संघर्ष हुए हैं, या जो ईरान के साथ में अमेरिका और इजराइल का हुआ, वो सारा कुल मिलाकर के आप कोविड का जो पूरे दुनिया के ऊपर में जो प्रभाव हुआ, कोविड को भी देखेंगे तो उससे बड़ा नुकसान तो हुआ है। लेकिन उस परिस्थिति में भी मोदी जी ने देश को बाहर निकल के आया है, मुश्किल के हालात में अच्छा से मैनेज किया, वो दुनिया मानते हैं। आज के दिन में आप देखिए पूरे दुनिया में और हमारे से जो पड़ोसी राष्ट्रों में देखो, पड़ोसी जितना भी देश है, सबका पेट्रोल, डीजल, तेल का दाम कम से कम 30%, 40%, 50% बढ़ा हुआ है। जितने भी आसपास का जितने भी कंट्री का आप देख लीजिए डेटा, सबका पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम 30, 40, 50, किसी किसी देश में 100% का दाम में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी, जहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार, भारत ही एक ऐसा देश है जिसका मुश्किल से 5% दाम बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी ने कितना अच्छा से मेंटेन किया है। और जो तेल और गैस का सप्लाई वहाँ बंद हो जाने से हरमुज में जो बोझ आम आदमी को लगना था, वो भी सरकार ने अपने ऊपर लिया। 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में कम किया, उसका लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा असर हुआ है, उसका नुकसान हुआ है सरकार का टैक्स कलेक्शन में, खजाना में। तो इतना बड़ा बोझ सरकार ने उठाया है, तो ये सब वास्तविकता देखना पड़ेगा। अब कांग्रेस और कुछ लोग इसको जबरदस्ती बोलता है कि दाम बढ़ा है, तो बाकी लोगों में इतना दाम कांग्रेस बढ़ाया। तो रिजिजू जी, राहुल गांधी का एक बयान कल हमने देखा, वो कह रहे हैं कि देश में आर्थिक इमरजेंसी लगने वाली है और इस मामले में अब युवाओं को आगे आना चाहिए। कोई इमरजेंसी नहीं लगाया, देश में एक ही बार इमरजेंसी लगाया कांग्रेस पार्टी ने। मोदी जी के नेतृत्व में कोई इमरजेंसी नहीं है, अच्छा से देश को चलाने के लिए पूरे लगे हुए हैं। जैसे मैंने बताया,
इतना हमारा 80% तेल गैस जहाँ से आता है वहाँ ब्लॉकेट करने के बावजूद भी लोगों को सिर्फ 5% लगभग का दाम बढ़ोतरी हुआ है तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस में, और अच्छा से देश को मेंटेन कर चल रहा है। ये हमारा गलती नहीं है, इतना बड़ा क्राइसिस है। तो ऐसा में तो कम से कम एक साथ खड़ा होना चाहिए ना। अगर कोई क्राइसिस नहीं है दुनिया में फिर भी सरकार विफल होता है तो सरकार को क्रिटिसाइज जरूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो। अभी आरबीआई ने आर्थिक आंकड़ों में जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम कर दी। तो क्या राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं या आप उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं? राहुल गांधी को आप समझा नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऐसा बात करते हैं जो देश को नुकसान होगा। अंडमान निकोबार में हमारा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट लगाना है, वहाँ जाके वो बंद करता है ताकि वो हमारे दुश्मन देशों को फ़ायदा हो। जब डेमोक्रेसी के लिए दुनिया भर में भारत का गुण गाया जाता है तो फिर राहुल गांधी विदेश में जा कर के कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी मर चुका है। तो कांग्रेस जीतने से डेमोक्रेसी जिंदा रहता है क्या? कांग्रेस तो भारत नहीं है, कांग्रेस डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो कांग्रेस बार बार हारने से लोकतंत्र कैसे खतरे में है? तो ये सारा चीज़ आप देखेंगे और आप गौर कीजिए, राहुल गांधी जैसे व्यवहार करता है पूरा आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरली दिखेगा कि देश को नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव राहुल गांधी जी और उसका जो इकोसिस्टम है वो लगातार कर रहे हैं और उसको प्रमोट करता है विदेशों में जो भारत विरोधी ताकतें। लेकिन आप जब वो बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आप उनको देश विरोधी टैग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भारत में जो भी अच्छा चीज़ है उसको वो बोलेगा नहीं, सिर्फ विदेश में जा कर के भारत को गाली देगा। तो आप क्या बोलना चाहिए? शाबाशी देना चाहिए क्या? अगर वो जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, अगर वो खालिस्तानियों से मिलते हैं, देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं, तो हम उसको तो तारीफ तो नहीं कर सकते ना। नेता प्रतिपक्ष है, उनके खानदान को पूरा देश ने इतना सम्मान दिया है, 3 प्रधानमंत्री बनाया, आज भी उसका सिक्योरिटी, सारा घर सब सरकारी पैसे से चलते हैं। जी, एक सवाल लूँगा। एक दिन के अंदर 2 बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बयान आए। पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन का आया और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आया और दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और देश की बहुत तारीफ की। क्या भारत ऐसी पोजीशन पर आके खड़ा हो गया है जहां पर वो 2 ध्रुवीय व्यवस्था के बीच एक खुद बहुत बड़ा ध्रुव बन के उभरा है, जिसको कह सकते हैं धुरी का जो केंद्र बिंदु है वो बन गया है और यहाँ से गेम बदल सकता है कुछ? ना, मैं विदेश पॉलिसी पे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये नीतिगत विदेश मंत्रालय का मामला है। मैं इसे इतना ही कहूँगा कि पहले हम लोग जब विदेश जाते थे या जितना भी हम सुनते थे, भारत को लोग मजाक उड़ाते थे उस ज़माने में कि ये यहाँ सांप सपेरों का देश है और भारत सिर्फ कटोरे लेकर के मांगने के लिए आते हैं। आज तो भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र बन करके खड़ा हो चुका है। अब यहाँ से अगले फेस आगे ले जाने के लिए जो रिफॉर्म्स मोदी जी ने लाए हैं, वो रिफॉर्म्स एक्सप्रेस जो चल दिया वो रुकने वाला तो है नहीं। और अब देश भर में सबको मालूम है कि इस देश में अगर किसी व्यक्ति और किसी नेता में ताकत और दूरदृष्टि जो विचार है जो देश को, भारत को विकसित बना सकता है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए देश मोदी जी के साथ खड़ा है। विपक्ष लोग कुछ भी बोले क्योंकि बोलने का आज़ादी है, देश में कोई कुछ भी बोल सकता है। राष्ट्रपति पुतिन ने एक बात कही कि भारत के ऊपर अमेरिका बेवजह का दबाव डाल रहा है और भारत झुकने वाला नहीं है। क्या अमेरिका दबाव डाल रहा है भारत के ऊपर? देखिए, ये सब चीज़ पे मैं तो कोई कमेंट तो नहीं करूँगा क्योंकि नीतिगत ये विदेश मंत्रालय का मामला है। लेकिन मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी को ना कोई दबा सकता है, ना कोई डरा सकता है और ना मोदी जी को कोई कम आंक करके बात कर सकता है। मोदी जी अपने आप में एक ऐसा नेता है जो लगातार चुन करके मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री जी के रूप में लोगों का चुना हुआ नेता, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर में आज विश्व में सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे जिसको कहते हैं वेल कमांडेड
अथॉरिटी जिसके पास है वो नरेंद्र मोदी जी के पास है। अच्छा, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील अभी भी घोषणा तो हो गई है, लेकिन फाइनल सिग्नेचर बाकी है। क्या आप अश्योर करेंगे कि किसानों के हित इस डील में पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाएंगे? वो तो मोदी जी ने पहले ही कह चुका है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही साफ आखिरी कह साइन चुका से है। पहले कुछ नहीं बदलेगा। मोदी जी ने क्लियरली कहा कि जो भी निर्णय होगा भारत का संप्रभुता, भारत का युवा, भारत के किसान का कोई नुकसान नहीं होगा। मोदी जी ने कह दिया, तब भरोसा करना चाहिए ना। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो ये जो कैंपेन चलाते रहते हैं राहुल गांधी और जो इकोसिस्टम है, इनके बात पे मत जाइए। मैं तो ये मानता हूँ कि जनता मोदी जी को भरोसा करते हैं। आपने और मोदी जी इकोसिस्टम को की भरोसा बात कीजिए। कही। इकोसिस्टम 12 साल हो गए, इकोसिस्टम आपके अनुकूल नहीं बना पाए आप, क्या वजह रही? वो इसलिए है कि चुनाव तो वो जीत नहीं सकते हैं, तो इकोसिस्टम के माध्यम से अपना बात रखते हैं। लोकतंत्र में पैमाना क्या है? चुनाव, जनमत। लोगों से जब आप मैंडेट प्राप्त करते हैं वोट के माध्यम से, तब आपका पास लेजिटिमेट राइट बनता है, अधिकार बनता है, आप सरकार में आकर के लोगों को सेवा करना है। राहुल गांधी और ये लोग जो है लगभग रिजेक्ट हो चुके हैं, बार बार लोग उनको रिजेक्ट कर दिए हैं। अब रिजेक्ट करने के बाद उनका पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो एंटी इंडियन एलिमेंट्स जो है, भारत विरोधी ताकतों के साथ तालमेल करके वो इकोसिस्टम बना करके नैरेटिव बनाते रहते हैं। तो ऐसा ही एक नैरेटिव आजकल सोशल मीडिया पे बन रहा है, आपको लगता है? कॉकरोच आ रहे हैं, रोज पोस्ट किए जा रहे हैं। एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है जिसके फॉलोअर 22 मिलियन के आसपास हो गए हैं कुछ ही दिनों के भीतर। एक तरह से सोशल मीडिया पर इसको कहते हैं कि जो फॉलोअर्स का ब्लास्ट हुआ एक ही खास पेज के लिए। इस पे आप देखिए, एक चीज़ इतना ही सुनिए कि कोई भी भारत के नागरिक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अपना बात रखना है, कोई रोक तो नहीं सकते। लेकिन ये कॉकरोच के नाम से अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है तो कांग्रेस खुद देख ले। ये तो उन्हीं के लोगों के। अच्छा, कांग्रेस को कैसे नुकसान हो रहा है इससे? नहीं, जैसे जब आम आदमी दिल्ली में उठा तो कांग्रेस खत्म हुआ, आम आदमी पंजाब में उठा तो कांग्रेस खत्म हुआ। तो सेम वोट बैंक, सेम वो इकोसिस्टम के बीच में ये लोग खड़ा है। तो आम आदमी अगर कुछ चीज़ खड़ा करता है, किसी भी नाम से कुछ भी करते हैं, तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा ना। तो वो कांग्रेस चिंता करे ना, हम तो अपना काम करते रहेंगे, हम तो देश को सेवा करना है, हमको देश के लोगों ने काम करने के लिए जिम्मेदारी सौंपा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब वो अभिजीत दीप के जब अमेरिका से भारत आएंगे तो एयरपोर्ट पर पहुंचिए, वो वहाँ से सीधे जंतर मंतर जाएंगे। पुलिस ने उनको वहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है, तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे। अगर एयरपोर्ट पर उनको रोका गया तो स्टिक लेके आइए, हाथ में डंडे लेके आइए, स्प्रे लेके आइए, अगर पुलिस रोकेगी तो उसका इस्तेमाल करना है। इसको किस तरह से लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन? ये तो देखिए परिस्थिति, जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं वो लोग देखेंगे। हमारा जितना कहना है कि देश का विरोध में कोई अगर काम करता है तो उसको जनता तो देख ही रहा है, और कोई भी आदमी, कोई भी भारत के नागरिक अपना बात रख सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, कोई उसमें किसी को रोक टोक तो है नहीं। लेकिन भारत के लोकतंत्र को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हल्केपन में लेकिन ये कहा जा रहा है कि आसपास के देशों में, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल में हुआ, जिस तरह से जनजी आंदोलन सोशल मीडिया से निकल के सड़कों पे आया, वही कुछ भारत में होने वाला है। वो तो कहने वाला कहेंगे ना, तो हर जगह अपना अपना परिस्थिति होते हैं। नरेंद्र मोदी जी से समर्पित कोई इंसान अपने देश के लिए काम करते हुए ना सोच सकता हूँ, और मैंने आज तक देखा है। तो मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, आस्था है। मोदी जी से लोग उम्मीद रखते हैं कि यही एक नेता है जो देश को आगे ले जाएगा। लेकिन ये इसमें सोनम वांगचुक भी जुड़ गए हैं, जो कि एजुकेशन सेक्टर से जुड़े रहे। कोई भी कहीं भी जुड़े ना, और उसके हमारा ये क्या जो मतलब मुद्दे है? उठा रहे हैं, आप मानते हैं शिक्षा में सुधार से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, और वो आज की परिस्थितियों में एकदम सटीक हैं? ऐसा नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने बहुत रिफॉर्म्स किए हैं, और अभी जो नीट एग्ज़ाम वगैरह में जो भी लोगों ने गलतियां की हैं
वो सब ठीक करने के 3 साल में 3 बार पेपर लीक हुए सर। हाँ, तो जिसके हाथ में जिसको जिम्मेदारी सौंपा गया है उन लोग के माध्यम से अगर गड़बड़ होता है, जो सीक्रेटसी मेंटेन करना चाहिए, जिनको संभालना है, तो उसका भी तो फुल प्रूफ कर रहे हैं ना। आप अभी शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश दे करके जितना रिफॉर्म्स लाया है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आगे बहुत सटीक तरीके से जो प्रॉब्लम्स समस्याएं आए हैं उसको सुधारने में पूरा काम आने वाले हैं। इतना रिफॉर्म्स एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लाया और अभी जो भी कदम उठाया है फुल प्रूफ, चाहे वो वेरिफिकेशन के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए जितना भी काम कर रहे हैं, पोर्टल बनाया जिस तरीके से काम कर रहा है फुल प्रूफ लीक को रोकने के लिए। अब ऑन जितना पोर्टल बनाया उसमें कितना देखो अटैक हुआ है, आप उसमें देखोगे जो डिनाइल ऑफ सर्विस, लोगों को सुविधा नहीं पहुंचाने के लिए इतना साइबर अटैक हुआ, फिर भी अपने टीम ने इतना अच्छा काम किया देश के। अच्छा, जो वेबसाइट जिस तारीख को खुलनी चाहिए थी, ऑपरेशनल होनी थी, नहीं हो पाई, उसके पीछे साइबर अटैक है। काफ़ी देश विरोधी लोग काम कर रहे हैं, इतना लाखों करोड़ों में लोग बाहर से कहाँ से लोग कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम बिगड़ जाए, लेकिन सिस्टम अभी चल रहा है। और अभी जो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जितना भी कंसर्न है स्टूडेंट्स का, उसको एड्रेस करने के लिए एक के बाद एक स्टेप जो उठाया है, लगातार उठा रहे हैं, मैं मानता हूँ कि इससे आगे लेकिन आप मानते हैं पेपर लीक की वजह से गरीब छात्रों का, ऐसे छात्रों का जो कमज़ोर तबके से आते हैं, उनका नुकसान होता है? कोई भी स्टूडेंट हो, अमीर गरीब का बात ही नहीं है। इस तरह का होगा तो सब चिंता तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो इतना रिफॉर्म्स लाया है, एक्शन लिया है, और इसके लिए अभी और भी जो कदम उठाया गया है उससे आगे इस तरह की समस्याओं को हल करने में काम आएगा। सीबीएसई में भी बहुत सारी विसंगतियां पाई जा रही हैं। रीवैल्यूएशन के लिए छात्रों ने डाला तो मालूम पड़ा दूसरे की कॉपी मिल गई। रीवैल्यूएशन के लिए जब वेबसाइट खुलनी थी काम नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि जो शिक्षा मंत्रालय जो है वो पूरी तरह से लचर हो चुका है, वहाँ पर लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे कहा ना, जो लोग को जिम्मेदारी सौंपा है वहाँ अगर कमियाँ पाई गई है या वहाँ गलतियाँ हुई है तो उसको सुधारने के लिए जो कदम उठाए उसको भी देखो ना। बाकी इतने लाखों स्टूडेंट्स को पेपर लीक की वजह से या कोई कारण से नुकसान होता है, तो नुकसान को कम करने के लिए, समाधान करने के लिए, बच्चों का भविष्य के लिए सबको मिलकर सोचना होगा ना। तो उससे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप उसको बिना मतलब से जो शिफ्ट करेंगे और आप स्टूडेंट का नाम से पॉलिटिक्स खेलेंगे, वो तो ठीक नहीं ना। अगर सुझाव देना है तो दे सकते हैं ना। अगर पेपर लीक या इस तरह से होते हैं, उसको रोकने के लिए कोई अच्छा पॉइंट है, सुझाव है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नागरिक सुझाव दे सकते हैं, लेकिन आप पूरा सिस्टम देश को ही बदनाम करेगा, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। जब गलतियां जहां हुआ है, जिसके टेबल में हुआ है और कैसे हुआ है, सिस्टम में कहाँ कमी रह गई, तो उसको तो सुधारना होता है। सुधारने का जो प्रोग्राम है वो तो लगातार होते रहता है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जो कमी है उसको दूर करेंगे, जो खामी रह गई उसको दूर करेंगे, लेकिन अब कुछ बच्चे ट्रॉमा में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उस कमी को कैसे भरेंगे? तो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होने के लिए तो आप कुछ काम करना पड़ेगा ना। जो अभी जो शिक्षा मंत्रालय ने जितना कदम उठाया, जो रिफॉर्म्स लाया है, वो आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। जितना कदम, जैसे कि ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म में और स्क्रीन में आंसर शीट का मार्किंग का सिस्टम बनाया, स्टूडेंट्स ने कुछ उसमें कमियां पाई या कुछ उसका वो पूरी तरह से उसमें वो संतुष्ट नहीं थे, तो फिर उसको सुधार किया गया है। तो इस तरीके से आगे जो आपका सुधार का कार्यक्रम है, ये डिजिटल की दुनिया में अगर कोई फ्रॉड करता है तो फ्रॉड को रोकने के लिए, कोई साइबर अटैक होता है या किसी का कोई चोरी करता है, तो उसको सुधारने के लिए भी तो कार्यक्रम होते रहना पड़ेगा ना। एक बार सिस्टम बन गया तो वो तो हमेशा तो नहीं चलता है, क्योंकि सिस्टम बदलता है, क्योंकि लोगों का जो तौर तरीका भी तो बदलते रहते हैं। इसी बात के लिए तो मोदी को लोग बार बार चुनते हैं कि आप सिस्टम को आगे से दौड़ के कवर करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सिस्टम पूरी तरह से बैठ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो
गलतियां जहां हुई हैं तो उसमें तो कार्रवाई तो किया ना। फिर भरोसा दिलाने के लिए फिर चेयरमैन को भी हटाया गया है, सेक्रेटरी को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, सिस्टम को सुधार करने के लिए नए लोग लाए हैं। और IITs बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट्स के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनको विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि अगर आप राजनीति ही खेलना है तो हम तो मना नहीं कर सकते ना, लेकिन हमारा काम तो सिस्टम सुधारना पड़ेगा ना। सिस्टम तो आसमान से आके कुछ सुधरेगा नहीं ना, हमको ही सुधारना होगा, हम ही को काम करना होगा, जिम्मेदारी हमारे हैं। इसलिए तो शिक्षा मंत्रालय के जो काम काज है उसका आप देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कहा है कि जिस लेवल में भी कहीं भी कमियां पाए गए हैं, जहां भी गलतियां हुई हैं, वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और लेने का साथ साथ जितना क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है और कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका भी एक बार आकलन जरूर करना चाहिए ना, कितना कदम उठाया है जो पूरा सिस्टम को चुरुस दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम। वही तो सॉल्यूशन है ना कि कमियां को ठीक करना, ये तो प्राथमिकता है, क्योंकि बच्चों का करियर, बच्चों का जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति तो होते रहेंगे लेकिन बच्चों का करियर को तो सोचना होगा ना पहले तो। आप कह रहे हैं कि मजबूत करने के लिए लगातार बदलाव कर रहे हैं, लेकिन NTA चीफ ऐसे थे जो जाके पार्लियामेंट्री कमेटी में बोले कि साहब लीक नहीं हुआ है, कुछ पेपर बाहर हुए हैं। लीक और कुछ पेपर के कुछ क्वेश्चन बाहर होने में अंतर क्या है, मुझे ये समझ में। वो टेक्निकल पे तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना डिटेल तो वो लोग ही बताएंगे। मेरा इतना कहना है कि मंत्रालय ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम उठाया, ताकि बच्चों के भविष्य को हम सुरक्षित दे सके और उसको अपना एग्ज़ाम देने में पूरा सहायता मिलेगा, पूरा फैसिलिटी मिलेगा और वो अपने तरीके से अपना परीक्षा दे सके। चलिए ठीक है, अगले सवालों पे आते हैं। अब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं तो थोड़े से उससे जुड़े सवाल हो जाते हैं। परसीमन बिल को लेकर चर्चा हो रही है कि फिर से सरकार इस बार ला सकती है, परिस्थितियां राजनीतिक बदली हैं, TMC का साथ मिल सकता है आपको, DMK इंडी गठबंधन से बाहर हो रही है। क्या सरकार इस पर आने वाले सत्र में विचार करेगी? देखिए, पार्लियामेंट तो जैसे भी हो अपना काम करना ही है। लोकतंत्र में जब एक बार लोगों ने अपना मत दिया और हमको सरकार चलाने का मौका दिया है तो हम तो सरकार चलाएंगे। और अभी पार्लियामेंट के अंदर में जो समस्या आए हैं वो तो अपोजिशन का तो जो है मैं तो बोल नहीं सकता हूँ। जितना भी जो विपक्ष पार्टियां हैं, अगर वो टूटता है, कांग्रेस का कमज़ोरी और गलतियां से अगर विपक्ष में गड़बड़ होता है, विभाजन होता है, तो उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन कोई भी पार्टी समर्थन करेगा सरकार का बिल पे, सरकार का कोई भी देश के लिए अच्छा कानून लेके आता है, उसमें कोई भी पार्टी समर्थन करेंगे तो हम तो वेलकम करेंगे ना, कोई भी पार्टी हो। हम तो कांग्रेस को भी कहते हैं राजनीति छोड़ो, कभी कभी देश के लिए साथ दो सरकार का। जैसे महिला आरक्षण, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाए थे वो तो किसी एक पार्टी का विषय नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने अभी मानसून सत्र में आप फिर से ला सकते हैं थोड़े से संशोधन। वो विषय अलग है, कब लाना कैसे लेना उसका अभी हम विवरण नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि महिलाओं को अधिकार देना, प्रधानमंत्री जी ने कह चुका है कि ये एक पार्टी क्रेडिट लेने का जरूरत नहीं है, सब मिलकर के, सबका दायित्व है, सब मिलकर के काम करें। फिर भी कांग्रेस पार्टी विरोध किया है और जो लोग बाकी पार्टी समर्थन करना चाहते थे उनको भी कांग्रेस ने उकसाया है। आगे देखते हैं क्या होते हैं। 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन क्या लागू हो पाएगा और होगा तो किस स्वरूप में? क्या जो अभी तो मैं अभी जिक्र नहीं कर सकता, वो तो JPC बनाया हुआ है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो होगा वो रिपोर्ट टेबल करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या सुझाव आया है, लोगों का मिजाज क्या है, किसका क्या स्टैंड है, वो बाद में पता चल जाएगा। आधे राज्यों को 2029 में कर दिया जाए, बचे हुए आधे राज्यों को 2034 में कर दिया जाए, कुछ इस फार्मूले पे भी सहमति बन सकती है? कोई रिपोर्ट आया नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ इसको, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। सांसद हैं काकुली घोष, उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखा है कि उनके खिलाफ जो है वो पार्टी में मिसबिहेव हुआ, उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। TMC के कई नेता जो है वो सांसद वो BJP के संपर्क में हैं, इस तरफ आना चाहते हैं। आप TMC को तोड़ रहे हैं या TMC खुद भस्मासुर बन गई? अरे हम TMC को तोड़ने वाला कौन होते हैं? पार्टी खुद से
आपस में लड़के टूटता है तो हम तो रोक नहीं सकते ना। हम कैसे टूटेंगे? वो बच्चे हैं क्या? कोई वहाँ के टीएमसी में जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो सब चुने हुए प्रतिनिधि है, सब मैच्योर्ड लोग हैं। हमको जाके तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं ना। इतने 2 साल हो गए हैं, हमने कुछ किया कि किसी एमपी को तोड़ के लाया क्या? देखिए, ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि पुलिस का इस्तेमाल करके विधायकों को, सांसदों को डराया जा रहा है। ऐसा नहीं, इतना बोलना आसान है, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी है इंडिया में। सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमएलएज अपना विवेक से काम करते हैं और सिस्टम बनाया हुआ है। हम तो टीएमसी हो या कोई भी हो, हमारे लिए तो सब बराबर है। मैं तो अपोजिशन पार्टी को भी बराबर इज्जत देता हूँ। मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं तो सारा अपोजिशन पार्टी को उनके पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे सहयोग का हम अपेक्षा रखते हैं। लेकिन आपस में अगर टूट हो जाए तो डीएमके कांग्रेस पार्टी से टूट के इंडी गठबंधन से बाहर हो गए तो उसमें हमारा क्या दोष है? कांग्रेस ने डीएमके को धोखा दिया और जैसे चुनाव का नतीजा आया, डीएमके उसका सबसे पुराना पार्टनर है कांग्रेस पार्टी का, 2 सेकंड में लात मार दिया और डीएमके दुखी है। तो हमारा तो गलती नहीं है। और टीएमसी के अंदर में अगर कोई ऑटोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है और एमपी एमएलए नाराज है तो हम क्या कर सकते तो ऐसे दुखी सांसद अलग गुट बना के और आपको समर्थन देते हैं तो आप उसके लिए तैयार हैं? मैंने आपको फिर से वही बात कह रहा हूँ, जो भी पार्टी, जो भी एमपी सरकार का कोई भी महत्वपूर्ण बिल या कोई भी सरकार का बिजनेस को सपोर्ट करता है तो हम तो वेलकम ही करेंगे। क्योंकि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण रिजिजू जी। लंबे समय बाद आपसे लंबे समय तक बात हुई, देश के हर मुद्दे पर हमने आपसे बातचीत की। सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, आपको शुभकामनाएं इसकी बहुत बहुत। आगे भी भविष्य में आप इसी तरह से साल दर साल सरकारें चलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।